हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चंपा काले अक्षर नहीं चीनती कविता, उसके प्रश्न उत्तर, जो कि त्रिलोचन द्वारा लिखी गई कविता है। कविता हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न देखिए आपके पाठ्य पुस्तक के। पहला प्रश्न है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे? ऐसा उसने क्यों कहा होगा? आपको कहानी पता है। चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए। कलकत्ता शहर परिवारों को तोड़ने वाला है। यह प्रतीक है शोषण का। इस शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। लोग शोषण के चलते बाहर जाते हैं, उनका शोषण होता है, गांव में नौकरी नहीं मिलती, बाहर जाना पड़ता है, घर परिवार टूट जाते हैं, पति पत्नी को अलग रहना पड़ता है, बच्चों और पिता को अलग रहना पड़ता है। तो ये शोषण का प्रतीक है और जीवन कैसे लोगों का नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती, अतः वह कहती है कि कलकत्ता का विनाश हो जाए, उसके ऊपर वज्र गिर जाए और कलकत्ता समाप्त हो जाए, जिससे उसका परिवार टूटे नहीं। इसीलिए वो कहती है कलकत्ता पर वज्र गिरे। दूसरा प्रश्न, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी? चंपा को पहले कवि द्वारा यह ज्ञान दिया गया था कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं। पहले उसको ये बताया कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, फिर दूसरी तरफ उससे कहा कि पढ़ते लिखते रहना चाहिए, ये बाबा की इच्छा है। तो उसको लगा कि अगर वो अच्छे हैं तो ये ऐसा गलत काम क्यों कहते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना तो उसके हिसाब से गलत था। उसको ये पता था ये काम अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ कवि का दिन भर लिखते पढ़ते रहना चंपा को अजीब काम लगता था। यह भी कहा जा सकता है कि उसे बुरा लगता था, बेकार काम लगता था। इसलिए उसे विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा जैसे अच्छे इंसान पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं। कि कवि क्या करता था, एक जगह बैठे बैठे कुछ लिखता पढ़ता रहता था। तो उसको लगता है क्या एक जगह कमरे में बंद होकर के लिखता पढ़ता है, ना कहीं जाता है, ना आता है, ना चलता है, ना फिरता है। तो उसको वो काम बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रश्न 3, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? अभी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर आपको उसकी सारी विशेषताएं पॉइंट बना के लिखनी पड़ेंगी, जो भी कविता में बताई गई। क्या क्या बताया गया? वह निरक्षर थी, उसे अक्षर मात्र काले चिन्ह लगते थे, सदैव निरक्षर रहना चाहती थी, वो पढ़ना भी नहीं चाहती थी, शरारती स्वभाव की थी, वो कागज और पेन छीन लेती थी, वह भोली थी और कवि को पढ़ते देख के उसको हैरानी होती थी कि इन शब्दों में से कैसे आवाज निकल रही है। वो स्पष्टवादिनी थी, कैसे साफ बोल देती मुझे नहीं पढ़ना। विद्रोही स्वभाव की थी, वो विद्रोह कर देती कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मैं गांधी बाबा की भी बात नहीं सुनूंगी, है ना। और वो कलकत्ता को कहती है कि वो तो वहां पर तो विपत्ति आ जाए, वो खत्म हो जाए। और वो मेहनती है, वो रोज जो है वो चरवाहों को लेकर के चराने के लिए जाया करती है। चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है, वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती और वो चाहती है उसका परिवार एक साथ रहे। इसीलिए वो कलकत्ता को विनाश चाहती है, क्योंकि वो अपने पति को अपने साथ रखना चाहती है। ये सारी उसकी विशेषताएं हैं। आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? ऐसा क्यों कहा आपको पता है? चंपा एक ग्रामीण लड़की है जो दिन भर प्रकृति की गोद में पशु चराने का काम करती थी। वो सारा दिन क्या करती थी? जानवरों को लेके चली जाती थी और उनको घास चरा करके लौटती थी। स्वभाव से नटखट थी। कवि को दिन भर बैठ करके लिखते पढ़ते देखती थी, उसे ये बुरा लगता था कि दिन भर बैठे रहो। वह सोचती थी कि पढ़ना लिखना स्वच्छंदता में बाधक है, मतलब अगर हम पढ़े लिखेंगे तो हमें एक कमरे में बैठना पड़ेगा। तो वो सोचती थी मैं स्वतंत्र नहीं हो पाऊंगी, तो उसको पढ़ने लिखने का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और दूसरी क्या बात लगती थी कि जो लोग पढ़ते लिखते हैं वो अपनों को छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि लोग नौकरी करने कलकत्ता जाते थे। तो वो कहती है कलकत्ता पर का विनाश चाहती थी, उसका पति भी कहीं कलकत्ता ना चला जाए, इसीलिए वो पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहती। अभी कविता के आसपास में पहला प्रश्न है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती? अभी ये आपकी यहाँ पर कल्पना पर आधारित है कि अगर चंपा पढ़ी लिखी होती तो फिर वो कैसे बात करती? फिर तो वो ऐसे बात नहीं करती। यदि वो चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से सहजता से बात नहीं करती, वह हर बात को घुमा फिरा कर कहती, उसमें बनावटीपन होता, विद्रोह का स्वर भी नहीं दिखाती। इसके अलावा वह कवि की योग्यता का सम्मान करती, एक तो उसकी पढ़ाई का सम्मान करती। अगर उसको नहीं भी पढ़ना तो सीधे सीधे नहीं कहती हाँ ठीक है देखूंगी, अच्छा सोचूंगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सोच समझ करके जवाब देते हैं और वो इतने भोले भी नहीं होते, वो समझदार हो चुके होते हैं। तो ये सब उसकी बातें बदल जाती। इसमें यहाँ पर दूसरा प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है बच्चों। यह कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है? जो ईस्टर्न कंट्री है, ईस्टर्न शहर है, वहाँ पर जो औरतें हैं उनकी कैसी स्थिति है उसका वर्णन करना है, किया है। वो क्या है? पूर्वी प्रदेश में स्त्रियों को ऐसे वातावरण ही नहीं मिलता कि वे पढ़ाई लिखाई को सही महत्व समझ सके। वे कूप मंडूक की भांति अपने कामों में लगी रहती है, वे बाहरी दुनिया से बेखबर हैं। उनकी समझ और सोच का विकास नहीं हो पाता। कई बार अपनी इस कमजोरी के कारण उन्हें समाज और परिवार में वह मान सम्मान नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। उस पूर्वी इलाके में, ईस्टर्न एरिया में औरतों का पढ़ना बिल्कुल भी मना है।
लोग पढ़ने ही नहीं देते। अगर लड़का होगा तो पढ़ने भेजेंगे, लड़की को नहीं भेजेंगे। तो लड़कियां एक कुएं के मेंढक के समान होती है। कुएं का मेंढक किसे कहते हैं? जो मेंढक केवल कुएं में रहा हो जिंदगी भर, उससे बाहर निकला ही नहीं, तो उसको लगता है बस दुनिया इतनी ही सी है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ऐसा ही उन औरतों के साथ होता है, उनको कुछ पता ही नहीं है इसके अलावा, तो उनका कोई विकास नहीं हो पाता है। और क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनका विकास नहीं है, तो समाज में भी उनको सम्मान नहीं मिलता। उनको कहते हैं लोग, जाओ जाओ चलो रोटी बनाओ, तुम्हें क्या पता। तो यहाँ पर पढ़ाई का ना होना कितना बड़ा अभिशाप है लड़कियों के लिए। और अब धीरे धीरे पढ़ाई पर इसीलिए सरकार भी ज़्यादा जोर दे रही है कि लड़कियों की पढ़ाई होनी। अगर लड़की पढ़ी हुई होगी तो घर पढ़ा हुआ होगा। और इसीलिए प्राथमिक शिक्षा सबके लिए फ्री है। 14 साल तक की उम्र कर की शिक्षा लड़कियों के लिए फ्री है। बच्चों, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भेजना पड़ता है? अपनी कल्पना से लिखिए। अभी अगर संदेश ग्रहण करना हो या भेजना हो तो जो पढ़ी हुई नहीं है वो असमर्थ होंगी, तो कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आप कल्पना करके बताएं। संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को असहनीय वेदना सहनी पड़ती है। वह विरह की आग में झुलसती है, वे किसी को अपने मन की बात नहीं कह सकती। इस अकेलेपन की पीड़ा सहनी पड़ती है। पति का पत्र दूसरों से पढ़वाने में लोकलाज का डर होता है। अभी वो अपने प्रेम की बातें नहीं कह सकती, पति को पत्र लिख नहीं सकती, पति का पत्र आए तो पढ़ नहीं सकती, किसी और से पढ़वाए तो उसको शर्म आएगी, किसी से लिखवाए पत्र तो भी शर्म आएगी। तो वो ना तो संदेश दे सकती है ना संदेश पा सकती है। तो एक अनपढ़ लड़की के लिए संदेश भेजना कितना मुश्किल काम है, और कैसी असमर्थता, कैसी छटपटाहट होती होगी उसको। और यही पढ़ी लिखी हो तो आजकल भेज सकती है। आजकल तो लोग मोबाइल पर भेज देते हैं, पर मोबाइल पर भी संदेश भेजने के लिए आपको कुछ तो पढ़ना आना चाहिए, ABCD तो आनी चाहिए, कुछ तो ज्ञान होना चाहिए, तभी आप भेज सकोगे। तो पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों इस पाठ के, उनको देखते हैं। कविता में हमारे समाज की किस समस्या को उकेरा गया? आपको पता है कौन कौन सी समस्या? एक तो निरक्षरता की समस्या। निरक्षरता बिल्कुल जिसको अक्षर का ज्ञान ना हो, ऐसी समस्या जो कि हमारे देश में बहुत जगह अभी भी है। और स्त्री शिक्षा की बात को उकेरा गया है कि पढ़ना भी जरूरी है और साथ साथ लड़कियों का पढ़ना भी कितना जरूरी। कवि त्रिलोचन ने सामान्य बोलचाल की भाषा में भी अलंकारों को स्थान दिया। हाँ, अलंकारों का स्थान दिया। यहाँ पर बहुत सारे जगह पर अनुप्रास अलंकार की है, जैसे चंपा, चौपाए, चरवाए, चाचा चाकी आवृत्ति है। काले काले, खड़ी खड़ी, कभी कभी यहाँ युग्म शब्दों का प्रयोग किया, जहाँ की पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह के 2 अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अपनी इस गद्यात्मक कविता में भी किया है। कविता की नायिका चंपा किसका प्रतिनिधित्व करती है? चंपा यहाँ किसका सिंबल है? यहाँ पर चंपा उन अनपढ़ और अबोध स्त्रियों को प्रतिनिधित्व करती है। ये अबोध बालिकाएं जो उपेक्षा की शिकार हैं और स्वयं अवसर मिलने पर भी पढ़ाई लिखाई की उपेक्षा करती हैं, उसके महत्व को नहीं समझती। ये वो लड़कियां हैं जिनको पढ़ाई लिखाई करने को नहीं मिली, और मिली भी तो उन्होंने खुद मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई का महत्व ही नहीं पता। उनको बचपन से ये सिखाया जाता है पढ़ना लिखना खराब बात है, और ये काम तो केवल लड़कों का है, क्योंकि लड़के पढ़ेंगे तो इनको बाहर जाना पड़ेगा, तुम आराम से घर में रहो, ये तो तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। और वो उपेक्षा का शिकार शुरू से बनती आ रही है। तो ये ऐसी लड़कियों का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट कर रही है ये चंपा। यहाँ चंपा के मन में अक्षरों के प्रति क्या जिज्ञासा है? वो अक्षरों को देखकर कैसी उसको आश्चर्य होता है। चंपा एक अनपढ़ गरीब लड़की है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। जब कवि को पढ़ते लिखते देखती है तो उसे एक बात अजूबी सी लगती है कि इन काले काले अक्षरों में स्वर कैसे निकलते हैं। यह काम बहुत अच्छा है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है, इसमें से आवाज कैसे आती है, ये कैसे पढ़ रहा है, और क्या ये अच्छा काम है या बुरा काम है? ये 2 जिज्ञासा उसके मन में आती है। चंपा नटखट स्वभाव की है, उदाहरण से स्पष्ट करिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कविता में बताना है कि कहाँ कहाँ किस बातों से पता चला आपको कि चंपा एक नटखट लड़की है। कैसे पता चला? वो उधम मचाती थी, कवि का पेन ले जाती थी, पेन ढूंढ के आता था तो कागज ले जाती थी, उसको पढ़ने नहीं देती थी, है ना। और क्या कहती है? कलकत्ता पर बज गिर जाए। तो इस तरह की वो शरारतें करती है। तो हमको कई जगह पता लगता है कि वो शरारती स्वभाव की है, नटखट स्वभाव की है। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी थे इसके, और छोटी सी कविता है, और कविता जो है वो कहानी जैसी कविता है, तो इसमें आपको किसी भी प्रश्न को लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। गुड बाय।